मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने रुधिर वर्ग क्या है, रुधिर वर्ग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, आपने ये जानकारी प्राप्त की लास्ट टर्म पर। अब हम आज अध्ययन करेंगे रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप रुधिर वर्गों की वंशागति अर्थात रुधिर वर्ग का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। साइंटिस्ट वर्न स्टीन ने बताया था कि रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स एक आनुवंशिक लक्षण है। ये वर्न स्टीन के द्वारा बताया गया। उन्होंने यह भी बताया कि रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। वंशागति 3 लक्षणों पर निर्भर होती है। वो 3 लक्षणों के जो गुण हैं वह जीन्स या एलील्स के रूप में शो किए जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि वंशागति 3 लक्षणों के जीन्स या एलील्स पर निर्भर करती है। इसलिए जब 3 लक्षणों पर वंशागति निर्भर करती है, इसलिए इस वंशागति को बहुगुण एलीलवाद मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने जान लिया बहुगुण एलीलवाद क्या है। आपने ये जाना कि रुधिर वर्ग आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आपने यह भी जाना कि रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। आगे देखें बच्चों, ब्लड ग्रुप्स को प्रदर्शित करने वाले एंटीजेंस तथा उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिए जीन्स या एलील्स होते हैं। जैसे यदि एंटीजन ए उपस्थित है तब IA के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। I कैपिटल और A स्मॉल बना दिया है। यदि एंटीजन B उपस्थित है तब I और स्मॉल v के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यदि एंटीजन A तथा B की अनुपस्थिति है, यदि रुधिर में एंटीजन A भी नहीं है और B भी नहीं है, उस कंडीशन में I शून्य लिखा जाता है, छोटा सा O बनाया जाता है। इस प्रकार से ये जो हम आपको 3 लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, वह 3 लक्षण यही हैं। IA, IB और I शून्य या 0। इस प्रकार से बच्चों इन 3 लक्षणों के आधार पर रुधिर वर्गों की वंशागति होती है। यही 3 वो लक्षण हैं। एंटीजन आपको पता है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं और वह रुधिर वर्ग में एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रोटीन पाई जाती हैं। यहाँ हम एंटीजन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो जो एंटीजन प्रोटीन रुधिर वर्ग B में होता है तब हम इस तरह से शो करते हैं। जब रुधिर वर्ग B में एंटीजन B होता है तब इस तरह से दिखाया जाता है, और जब रुधिर वर्ग में एंटीजन
ए और बी नहीं होता है तब हम I शून्य से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको एक बार और बताना चाहेंगे आपको। एंटीजन ए यदि रुधिर वर्ग में उपस्थित है तब IA से प्रदर्शित किया जाएगा। इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं। दूसरा, ये तो पहला गुण हो गया नंबर ए। ओके, ये कंडीशन है और इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब एंटीजन बी प्रोटीन यदि उपस्थित है रुधिर वर्ग में तब IB से इसको शो किया जाएगा। ये नंबर दूसरा लक्षण हो गया। और तीसरा लक्षण है जब रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी दोनों जब अनुपस्थित होंगे, क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, तब इसको I शून्य से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये जो 3 लक्षणों की हम बात कर रहे हैं वह 3 लक्षण यही हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रुधिर वर्गों में इन्हीं एंटीजन प्रोटीन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से ही इनके जीन्स या एलील्स निर्धारित होते हैं। आगे देखिए बच्चों, एलील्स, इस एलील की बात कर रहे हैं हम, एलील्स या जीन्स, यहाँ एलील्स का उपयोग कर रहे हैं। एलील्स IA तथा IB, ठीक, IA का मतलब रुधिर वर्ग में एंटीजन A है, IB इसका मतलब रुधिर वर्ग में एंटीजन B है। तो हम बता रहे हैं आपको कि एलील्स IA तथा IB सहप्रभावी कोडोमिनेंट अर्थात दोनों की उपस्थिति एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है बच्चों, यदि कोई रुधिर वर्ग ऐसा हो जिसमें एंटीजन A और B दोनों हों, तब उस परिस्थिति में क्या होगा? वह एंटीजन प्रोटीन A और B ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आगे देखिए, एलील्स I शून्य अन्य दोनों एलील्स के लिए अप्रभावी है। अगर इस तरह का एलील है, मतलब कोई एंटीजन प्रोटीन रुधिर वर्ग में नहीं है, उस परिस्थिति में यह लक्षण, जो तीसरा लक्षण है, यह लक्षण इन दोनों से कमजोर होता है, अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अप्रभावी है, तो इसका प्रभाव इन दोनों पर नहीं पड़ेगा, अर्थात इस IA का I शून्य का प्रभाव IB और IPA पर नहीं पड़ता है। ये हमने इस पॉइंट के तहत बताया आपको, और इस पॉइंट के तहत ये बताया कि ये दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावी नहीं करते, इसीलिए इसे सहप्रभावी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने अभी तक यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि बर्नस्टीन के द्वारा बताया गया आनुवंशिक लक्षण होते हैं रुधिर वर्ग। मेंडल के नियमों के अनुसार वंशागति होती है। वंशागति 3 लक्षणों पर निर्भर करती है, इसलिए इसको बहुगुण एलीलवाद कहा जाता है। रुधिर वर्ग में जो एंटीजन प्रोटीन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन 3 लक्षणों को हम
प्रदर्शित करते हैं। वह 3 लक्षण ये रहे आपके बच्चों, बहुत ध्यान से इनको देख लें, आप समझ लीजिए, बहुत बार मैंने समझाया इसको। और अंत में एडिस आई बी पर और आई ए पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, दोनों सह प्रभावी होते हैं। और यह तीसरा जो गुण है आइसोनिक, यह एलिल अप्रभावी होता है, यह इन दोनों पर ही प्रभाव नहीं डालता। इस प्रकार से इन तीनों लक्षणों के आधार पर रुधिर वर्गों की वंशागति होती है। आगे देखें बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि रुधिर वर्गों की जांच किस प्रकार की जा सकती है। उसके लिए हम आपको एक तालिका बताएंगे। उस तालिका की मदद से रुधिर वर्गों की जांच की जाती है और फिर इसके आगे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार रुधिर वर्गों की वंशागति होती है। रुधिर वर्ग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। बच्चों, यह महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे रुधिर वर्गों की जांच किस प्रकार की जा सकती है। तो रुधिर वर्गों की जांच के लिए एक तालिका बनाएंगे। आप लिखें रुधिर वर्गों की जांच निम्न तालिका के अनुसार की जा सकती है। तो हम आपके सामने तालिका बनाएंगे बच्चों। तालिका में ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स ए, बी, AB और O, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एलिस बनाएंगे, ठीक है। तो रुधिर वर्ग ए के लिए जो एलिस होंगे वो क्या होंगे। एलिस बच्चों जोड़े में होते हैं, तो जोड़े में हम शो करेंगे आई ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई 0। इसका मैं आपको रीजन बताने वाला हूं, मैंने 2 प्रकार से क्यों लिखा इसको। आप देखें बी में रुधिर वर्ग बी में क्या होंगे, एलिस क्या होंगे आई बी और आई 0। रुधिर वर्ग ए बी में आई
बी, और इसमें रुधिर वर्ग ओ में आई शून्य और आई शून्य। बच्चों आप अच्छे से जान गए हैं कि ये जो तीसरा गुण है ये पहला गुण है और यह दूसरा गुण है। 3 लक्षण है, ये 3 लक्षणों के एलील्स हैं और इन्हीं एलील्स की बेस पर रुधिर वर्गों की वर्षागति होती है, रुधिर वर्गों की जांच होती है। यहाँ हमने इसको 2 प्रकार से लिखा है, क्योंकि आनुवंशिक गुण के जो जीन्स होते हैं वे जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। तो आई हमने 2 लिए, इसमें पेयर बनाया, दोनों में हमने ए लिखा और यहाँ पर आई ए और आई शून्य लिखा है। मतलब कहने का कि हो सकता है कि 2 लक्षणों, 2 जो गुण हैं, 2 एलील्स हैं, एक एलील पर एक गुण हो दूसरे पर ना हो। जरूरी नहीं है कि दोनों एलील पर एंटीजन ए प्रोटीन हो, जरूरी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी आवश्यक नहीं है कि दोनों एलील पर एंटीजन बी प्रोटीन हो। दोनों एलील पर बी प्रोटीन हो भी सकती है और दोनों एलील पर बी प्रोटीन नहीं हो सकती है। जब बी प्रोटीन इस पर नहीं होगी तो यहाँ आई शून्य लिखा जाएगा। और रुधिर वर्ग ए बी है तो इसमें प्रोटीन दोनों प्रकार की होती है, एंटीजन ए भी होती है और एंटीजन बी भी होती है। तो यह दोनों एक एक पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रोटीन नहीं होती है, इसीलिए यहाँ आई शून्य शून्य लिखा जाएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लें बच्चों और अपने नोटबुक में नोट करें। अब हम एक उदाहरण के द्वारा रुधिर वर्ग की वर्षागति बताएंगे, रुधिर वर्गों की जांच बताएंगे। तो उदाहरण है, रुधिर वर्ग ए वाली माता का क्रॉस, एग्जाम्पल पे दिख रहा है आपको, रुधिर वर्ग ए ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग ए वाली माता का क्रॉस रुधिर वर्ग बी वाले पिता से होता है, तब संतानों में कौन से रुधिर वर्ग संभावित हो सकते हैं। तो यह ब्लड ग्रुप है ए और बी और यह पेरेंट्स एलील कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स एलील बनाने वाले हैं। इसके लिए क्या बनेंगे, आई ए आई शून्य, और माता के लिए होंगे आई ए आई शून्य और पिता के लिए आई बी आई शून्य। इसको हम इसकी लाइन में लिखते हैं बच्चों तो ज्यादा ठीक रहेगा। पेरेंट्स एलील, यह माता और यह पिता। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी या पेरेंट्स एलील्स ये कहलाएंगे, जनक पीढ़ी कहते हैं इसको, या पेरेंट्स जनरेशन भी कह सकते हैं। तो अब देखें बच्चों, जो क्रॉस होगा आप ध्यान से देखें, आई इसका इससे मिलान करेंगे तो क्या होगा, आई ए आई शून्य, ठीक है, सॉरी आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, फिर आई ए आई शून्य, यहां होगा आई
फिर इसको भी हम दोनों से बनाएंगे I B I 0। आपको ध्यान है बच्चों, मैंने आपको बताया कि यह अप्रभावी है। तो मेंडल का नियम क्या कहता है? प्रभावी गुण पहले और अप्रभावी गुण बाद में। फिर देखें लास्ट में यह बनेगा I 0 और I 0। इस प्रकार से देखिए बच्चों, जब यह पोजीशन आएगी, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रोटीन है, इसलिए इसको यह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप्स हम ले सकते हैं यहाँ, इसमें हम लिख लेंगे, ये होंगे ए बी। ठीक है, यहां देखिए यहाँ एंटीजन ए प्रोटीन है और दूसरी प्रोटीन नहीं है, तो इसको यहाँ जब ए एंटीजन प्रोटीन है तो ए एंटीजन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ब्लड ग्रुप ए में पाई जाती है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए होगा। यहाँ देखिए एंटीजन बी प्रोटीन है और एंटीजन बी प्रोटीन रुधिर वर्ग बी में पाई जाती है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप बी होगा। और यहां देखिए बच्चों, इस संतान में कोई भी प्रोटीन नहीं है, 0 लिखा है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। आपको पता है रुधिर वर्ग ओ में कोई प्रोटीन नहीं होती, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि डॉटर्स, हम इसको पूरा करते हैं, ब्लड ग्रुप, अब यहाँ डॉटर्स संतानों के रुधिर वर्ग ये होंगे 4 प्रकार के रुधिर वर्ग संभावित होंगे। यदि पिता और माता के रुधिर वर्ग क्रमशः माता का ए हो, पिता का बी हो, या पिता का ए और माता का बी हो, तब इस सूरत में जो संतानों में रुधिर वर्गों की संभावनाएं ये रहेगी, चारों रुधिर वर्गों में से किसी भी रुधिर वर्ग के बच्चों में रुधिर वर्ग हो सकते हैं। अब इसी पर आधारित आपके बच्चों पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है। जनकों में जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि आप इसको कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते हैं तो हम इसको नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करो। यहाँ तक आपने कर लिया है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप इस प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे। थैंक यू।